प्रयास का हिस्सा हैं। इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर दो युवा जुड़े हुए हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी। आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम जी से बात करते हैं। ग्यामर जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। अच्छा ग्यामर जी, जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह? जी, मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग ये सब करते हैं। युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला? युवा संगम में गए कहाँ, कैसे गए, क्या हुआ? मोदी जी, मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो एनआईटी है, उन्होंने हमें बताया कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा खोज किया, फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना जो विषय उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज जानने का मौका मिलेगा ना। तो मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया। मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा था। कोई सिलेक्शन आपको करना था? मोदी जी, जब वेबसाइट खोला था अरुणाचल वालों के दो ऑप्शन था। पहला था आंध्र प्रदेश जिसमें आईआईटी तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो मैंने राजस्थान किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मैंने आईआईटी तिरुपति किया था। तो मुझे राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो मैं राजस्थान गया था। कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा? पहली बार राजस्थान गए थे? हाँ, मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था। मैंने तो जो राजस्थान की किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था राजस्थान का भी। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी। तो वहाँ कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में ही है। मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना, वो थी कि जो देश प्रेम और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा। क्योंकि अपने भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया। जो कि वो चाह भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज मुझे दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि ये? मैंने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ, तो आप सोशल मीडिया में हैं? जी मोदी जी, मैं एक्टिव हूँ। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा से अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्मा क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी, मैं जरूर करूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे आनंद आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा। आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम
और मेरे साथ सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताएं, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ और मुझे संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था। तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि यह है, तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इस पे ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब मैं वहां से तमिलनाडु जाके वापस आई तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका, हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया जिससे हम भारत के इन भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आप किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैं युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का। तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया और बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी मैं भी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे, देश के हैं आपको? जी पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके आया है, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे लगी वहाँ पे वो पहली चीज तो ये कि किसी को भी मौका मिलता है इसरो में जाने का और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला इसरो में जाए। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो थी जब राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले। तो वो दो मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफी था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम हैं एज अ यूथ हमें वो मौका नहीं मिल पाता, संगम के थ्रू मिला है। तो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है, तो वो सेट हो गया था पूरी तरह? वहाँ जब हम लोग गए थे तो इंडियन क्विजीन है वहाँ पे तमिलनाडु में। तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहाँ जाते ही भाई डोसा, इडली, सांबर, उत्तपम, वड़ा, उपमा ये सब सर्व था। तो पहले जब हमने ट्राई करा तो दैट वाज टू गुड। वहाँ का है वो बहुत ही हेल्दी है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में? जी जी वहाँ पे हम आईआईटी त्रिची में, उसके बाद आईआईटी मद्रास में, तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो। प्लस बीच में एक सीआईआई का वेलकम सेरेमनी था तो वहाँ पे वहाँ के पास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट थे जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और आपस में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी, आप एक ब्लॉग और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीजें देश को बताइए आप। तो लिखोगे आप? तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना है और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सो मच, नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको बहुत शुभकामनाएं। युवा संगम में आपने जो सीखा है जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सब शुभकामना है। साथियों, भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है,
इसी को देखते हुए एजुकेशन ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है। इस पहल का उद्देश्य पीपल टू कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के आपस में घुलने मिलने का मौका देना। विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में रहा है। मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूं तो कभी भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे। हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपकी उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाए। मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित हों। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिनों पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था। वहां मुझे हिरोशिमा मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। यह एक भावुक कर्म था। जब हम इतिहास की यादों को संजोकर रखते हैं तो वाणिज्यों की बहुत मदद करता है। कई बार म्यूजियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल एक्सपो का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ भारत में अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है, म्यूजियो कैमेरा। 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे जनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई के शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित हैं। साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक ऑनलाइन म्यूजियम है। ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जुटा है। विभाजन की विभीषिका स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है। बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर वाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं। ऐसी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम, खैर मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि देश भर में म्यूजियम्स की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है। म्यूजियम किस थीम पर आधारित है, वहां किस तरह की वस्तुएं रखी, वहां की कांटेक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में समाहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के
इन देखने जरूर जाएं। आप वहां की आकर्षक तस्वीरों को हैशटैग म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी। इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा। साथियों, हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती देखते हुए आज देश के हर जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का आस लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, हम हर गर्मी में इसी तरह से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं, इसलिए हम इस विषय को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल संरक्षण जुड़े स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप है ऑक्सजेन। ये स्टार्टअप आईओटी एनेबल्ड जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है। ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्ट इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप इस काम शुरू किया है। वे जल कुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं, यानी जो कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा। साथियों, कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बांध जिले के युवा हैं। यहाँ के युवाओं ने पानी के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये घर घर जाकर लोगों जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये ग्रुप वहां जाकर पानी उपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। पानी के सदुपयोग प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है। खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जनभावी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है, खूंटी आकर्षक उदाहरण बन गया है। मैं यहाँ के लोगों को इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान दिया था। बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान दिया था। कुछ वर्ष पहले देश के वैज्ञानिकों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी। मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी संस्था की
जो जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन चारों का ही प्रतिबिंब है। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान श्री श्यामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक स्थान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इस उनकी टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वैंकूवर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 100 एकड़